कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए उसी तैयारी को बढ़ाने के लिए, उसी में कुछ चीजें में सुधार के लिए मैं आपके लिए फिर से कुछ नए प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। ठीक है ना। सभी को मेरा अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलिए पहला जो आपका प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न जो आपका है वह यह है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सभी बच्चों को, ठीक है ना, यहाँ सभी बच्चों की बात की जा रही है कि विद्यालय में जो है वो कैसी शिक्षा प्राप्त हो, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये क्या है, इसका क्या इसमें क्या आंसर आएगा। पहला ऑप्शन है आपका मुख्य धारा शिक्षा, दूसरा है आपका विशेष शिक्षा। यहाँ पे उस शिक्षा की सभी बच्चों को जो है वो एक समान शिक्षा प्राप्त करने का उनका अपना अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना। तो उस शिक्षा को क्या नाम दिया गया है, उसी नाम से संबंधित जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तीसरा है आपका बहु सांस्कृतिक शिक्षा और चौथा है आपका समावेशी शिक्षा। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए आप सभी लोग, आंसर कीजिए आप सभी लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या बताया जाता है कि जो बच्चे हैं वो उनको क्या है, सारे बच्चों को, चाहे वो विशेष वर्ग के हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, चाहे वो जो है कम बुद्धि लब्धि के हों, सारे बच्चों को जो है वो शिक्षा प्राप्त करने का, एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो चलिए ठीक है। अब दूसरा है जेंडर। एक मिनट। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ठीक है ना। पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और वो क्या हो जा रहे हैं, हतोत्साहित हो जा रहे हैं, तो क्या करते हैं वो कोई भी काम जो है जो बीच में छोड़ दे रहे हैं। तो उसी से संबंधित जो है आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला है आपका संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, दूसरा है आपका अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, तीसरा है आपका अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, और चौथा ऑप्शन है आपका संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई एक जो विद्यार्थी है, मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है कि वो जो है वो क्या वो अपना जो है वो अच्छा प्रदर्शन उसका नहीं हो पा रहा है, तो और वो क्या हो जा रहा है, बार बार वो हतोत्साहित हो जा रहा है। ठीक है ना। अब उसके इसी चीज के लिए क्या है, वो अब जब व्यक्ति जो है वो हतोत्साहित हो जा रहा है तो वो काम को बीच में छोड़, अगर आप किसी को बार बार जो है वो, मान लीजिए कोई भी कारण हो, अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है किसी कार्य में, तो और फिर उसके बाद क्या है, आप उसको ये 10 लोग ये भी बोले कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, ये चीज तुम्हारे बस की नहीं है, तो वो क्या करता है, वो चीज उस चीज को इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि वो जो है उस काम को ही छोड़ देता है। ठीक है ना। तो उसका वही चीज क्या है, उसी से संबंधित जो है आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इस पहला ऑप्शन आपसे क्या कहा जा रहा है कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ठीक है ना। संज्ञान, संज्ञान के विषय में मैंने बताया था आपको पहले भी क्लास में कि संज्ञान क्या होता है, जब हमारा जो है वो ज्ञान और बोध दोनों मिलकर के क्या करते हैं, संज्ञान का निर्माण करते हैं। और संवेग, संवेग तो आपको पता ही, जो हमारे भाव प्रदर्शित होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो ये जो स्थिति होती है, देखिए जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा आप हतोत्साहित होते हैं तो उस समय आपका ना दिमाग बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है, ना ही आपको पूरी दुनिया
जो होती है वहां पे कितना भी अच्छी चीज हो, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी आप चीजें कर लीजिए, लेकिन वो आपका मन वहां पे बोलते नहीं हम लोग कि अरे मेरा मन नहीं लग रहा है। तो वही चीज इसमें, तो यहाँ पे संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों संबंधित होते हैं भाई। जहां पर आपको कोई भी मन, आपका कोई काम है वहां पे मन नहीं लग रहा है, तो क्या वो ज्ञान से संबंधित नहीं है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, यहाँ पे आनुवांशिकता और पर्यावरण की बात नहीं हो रही है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, ये दोनों ऑप्शन आपके एक ही हो गए हैं, ठीक है ना। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये ऑप्शन में कुछ जहां पर देखिए संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है ना। संज्ञान एवं संवेग दोनों जो है वो, ये देखिए यहां पर देखिए दोनों संबंधित है, मान लीजिए कर दीजिए, ठीक है ना, संबंधित है। अब इसका आंसर कीजिए, संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब कोई बच्चा जो है वो क्या है, वो अगर कोई कार्य है वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर जो है उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं उसकी भावना को भी ठेस पहुंचती है। तो उसी की बात की जा रही है कि ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, जब बच्चा जो होता है हतोत्साहित हो जाता है, तो वो ना तो उसके मस्तिष्क में कोई बहुत अच्छी कार्य हो पा रहे हैं, और धीरे धीरे वो भावात्मक रूप से कमजोर भी हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संज्ञान एवं संवेग दोनों संबंधित होते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जेंडर बहुत ही जो आम आपसे बोला जाने वाला शब्द होता है, जेंडर, ठीक है ना। जेंडर को परिभाषित करना है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। दूसरा है आपका एक सामाजिक संरचना है। तीसरा है आपका एक आर्थिक अवधारणा है, या आपका एक जैविक निर्धारण है, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न कोई मैंने अपने से नहीं बनाया है, ठीक है ना, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग जो है वो ध्यान से करिए। गुड आफ्टरनून जी। चलिए समय का आप लोग ध्यान रखा करिए, ठीक है ना, कि आप लोग समय पे आपकी क्लास शुरू हो जाती है तो टाइम से आया करिए, ठीक है। चलिए जेंडर को बताइए, जेंडर होता क्या है। जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, नहीं, मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। आर्थिक अवधारणा है, बिल्कुल नहीं, ये जो है आर्थिक चीजों से संबंधित नहीं है। जैविक निर्धारण और सामाजिक संरचना, दोनों में आप लोग बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, हाँ। चलिए देखिए, ये जैविक, जहां पर लिंग की बात आ जाएगी, ठीक है ना, वहां पर तो आप कह सकते हैं, ठीक है ना, लड़का लड़की की बात आ जाएगी, वो तो आपकी हो गई, ठीक है, वो तो आपकी जैविक संरचना होगी। लेकिन जहां जेंडर आ गया, ठीक है ना, जहां जो एक सामाजिक पहचान की जहां पर बात आ गई, तो वो सामाजिक पहचान कौन दे रहा है, हमारा समाज हमको देता है, ठीक है ना, तो उसी की बात की जा रही है। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर का निर्माण हमने और आपने बनाया है समाज की चीजों को सुचालित करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका कभी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा आपका है प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और चौथा है आपका सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम की बात की जा रही है, ठीक है ना, और किसके साथ, अपने हम उम्र के साथियों के द्वारा, ठीक ना। तो उसका उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए, चलिए आंसर कीजिए। हाँ, तो पहला ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। क्यों भाई, हतोत्साहित क्यों किया जाएगा, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना, कभी कभी क्यों, सहयोगात्मक रूप से जब बच्चे एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीजें वो देखेंगे भी, बहुत सारी चीजें वो एक दूसरे से अनुशासन सीखेंगे, कार्य सहयोग का कार्य सीखेंगे, किसी को कुछ आ रहा होगा तो वो क्या है, परस्पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी होगी, ठीक है। तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, कि सहयोगात्मक अधिगम को जो है वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। दूसरा ऑप्शन है आपका उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा ऑप्शन है आपका उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और चौथा ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। यहाँ पर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है ना, सृजनात्मक की बात जहां पर की जाएगी वहां पे क्या है, वहां पे ऐसे बच्चे जो समाज के जो नियम कानून ढर्रे हैं उनसे जो चीजें अलग है, समाज नहीं कोई भी चीज है उसके जो विस्तृत चीजों के बारे में जो सोचता है वही सृजनात्मकता है। कुछ नया सोच रहा है, जो नवीन होता है, मौलिक होता है, वो सृजनात्मकता में आता है। प्रतिभाशाली बच्चों की जहां पर बात की जाएगी तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि तेज होती है, वो अपने अन्य साथियों से जो है वो चीजें जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीजें जरूरी है, जाहिर सी बात है ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको जब हम कुछ, क्योंकि हर कक्षा में ऐसे बच्चे एक या दो या तीन या चार, कम या ज्यादा होते जरूर हैं, ठीक है। तो चलिए उनके लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है ना, अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन उपयोग पर। दूसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ठीक है ना। तीसरा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते। और चौथा ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कीजिए। पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों देंगे भाई प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों को, स्नेही होने से कोई जो है ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रतिभा में या उनकी सृजनात्मकता में कुछ बढ़ोतरी होगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो उन्हें जो है अतिरिक्त समय दिए जाने पर, जहां पर अतिरिक्त समय की बात आएगी कक्षा में तो वो किसके लिए होगा, वो जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए जहां पे सृजनात्मकता आती है, होता भी है ना क्लास में, कई बारी जो है कोई समस्या जो होती है आपकी, कई बार कक्षा में जो है आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो शिक्षक होते हैं कोई एक समस्या दे देते हैं, उस समस्या से संबंधित कई तरीके के जो आप उस समस्या का समाधान करते हैं, उस समाधान के बाद जो उसमें से उस समस्या में जो चीजें आपकी बेहतर होती हैं, जो ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो उसी से संबंधित जो है आपका इसमें प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
बच्चों के अधिगम में सुधार की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा है आपका विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा है आपका कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, आंसर कीजिए इसका, आंसर कीजिए इसका। सभी लोग बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सुधार में नियमित मूल्यांकन, बार बार परीक्षा से ही आपका जो है वो बच्चों के अधिगम में सुधार हो जाएगा, या विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए? जरूरी नहीं है ये एक अच्छे कुशल जो है शिक्षण में आता है, परंतु यहाँ पर क्या, यहाँ पे सुधार की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये एक प्रभावी शिक्षण हो सकता है, परंतु यहाँ पे ये सुधार नहीं हो पाएगा। तीसरा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण, क्या सामग्री होने से ही सब कुछ शिक्षण उपयुक्त हो जाता है? ये सारे बच्चों की समस्याएं जो है वो उसका समाधान हो जाता है? नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन, ठीक है ना, जो हमारा वास्तविक जीवन पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। जो हमें वास्तविकता से परिचय जो है वो कराने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? एक शिक्षक की होनी चाहिए, ठीक है। अब है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है आपका अंतर्दृष्टि का, दूसरा ऑप्शन है आपका कलन विधि का, तीसरा ऑप्शन है आपका मानसिक दृढ़ता का, और चौथा है आपका अनुमानी विधि का। चलिए तो आंसर कीजिए इसका सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यास्मीन जी। आप लोग समय का ध्यान दिया करिए, ठीक है ना, समय का ध्यान दिया करिए। चलिए अब इसका राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर कीजिए, फटाफट राइट आंसर कीजिए इसका। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर, ठीक है ना। क्या कर रवि जो है वो क्या कर रहा है, वो उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है, ठीक है ना, और परीक्षण करके उसकी मरम्मत कर रहा है, ठीक है ना। तो अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? जब कोई, राइट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड यास्मीन जी, आपका जो है आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले इसके भी समझ लेते हैं हम लोग। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से तात्पर्य क्या है कि आप जो कोई, जब हमारी कोई भी चीज हमें अचानक से समझ में आती है, अचानक से कोई समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है ना, तो वही हमारी क्या है, अंतर्दृष्टि से संबंधित है ना। अचानक कोई समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। कलन विधि, कलन विधि का मतलब क्या होता है? जब कोई भी समस्या हम चरण दर चरण सीखते हैं, ठीक है ना, उस समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, चरण दर चरण। कोई भी यहाँ पर कोई एक पूछा जा रहा है तो आपको ये समझना जरूरी है, मानसिक दृढ़ता का, मानसिक दृढ़ता से तात्पर्य जो है वो क्या है? समस्या को जो है एक
पहले जो ऐसी आपका पहले के अनुभव के आधार पर जो समस्या का समाधान हुआ है, उसी समस्या का जो है वो उसी आधार पर उसका समाधान निकालना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक जो है वो समस्या को जो है वो शॉर्टकट तरीके से जो है वो उसका समाधान करना, ठीक है ना, समाधान करना, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। कैसे कर रहा है, जो अपने शॉर्टकट मतलब कि एक कैसे कैसे किसी तरीके से हम कहते हैं ना जुगाड़ करके हम चीजें सही कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। पहला ऑप्शन है आपका कम करने की विधि का, दूसरा ऑप्शन है आपका द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा ऑप्शन है आपका उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, और चौथा ऑप्शन है आपका क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो यहाँ पे जो दिव्या है वो क्या कर रही है, निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही है, ठीक है ना। उसको जब हमारी कोई चीज, जब देखिए जब हम लोग कोई चीजें, जब हमारे पास बहुत समस्या बहुत सारे काम हो जाते हैं, जब कोई हमारे पास बहुत कार्य हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट लेते हैं। तो वो क्या है, उस समस्या को हम छोटे छोटे भागों में बांटने का कारण क्या होता है, उससे कार्य जो हो जाता है वो आसान हो जाता है। वही काम जो है वो दिव्या कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम, वो काम को कम थोड़ी ना कर रही है, बस हिस्सों में बांट रही है। द्वितीयक विस्तारण, विस्तारण की कहीं बात नहीं होती है। क्रियात्मक जड़ता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। विश्लेषण का मतलब ही होता है चीजों को क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर पूछ रहा है, तो पहला है आपका सामाजिक संतुलन का, दूसरा समता एवं समान अवसर का, तीसरा है आपका सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, और चौथा ऑप्शन है आपका विश्व बंधुता का। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। हाँ वेरी गुड यास्मीन जी, आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ चलिए, सामाजिक समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा आपको पता है जहां पर सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, वही शिक्षा क्या, समावेशी शिक्षा कहलाती है। वेरी गुड, आज यास्मीन जी जो है आपका दिन है, आपके जो है जो आंसर है वो आपके सही जा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो ट्रैक है, जो आपका पढ़ने का तरीका है, या जो आप जो मेहनत कर रही हैं वो सही है, ठीक है ना। एक मिनट, आपने क्या दिया है, किस चीज का आंसर आपने यास्मीन जी ए दिया है, सामाजिक संतुलन। संतुलन यहाँ पे नहीं हो रहा है, देखिए देखिए, आप शब्दों के उसमें मत भ्रम पालिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, संतुलन स्थापित नहीं हो रहा है, यहाँ पे सभी को समान अवसर, समान रूप से, समान दृष्टि से भी देखा जा रहा है। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए चलिए, तो यहाँ पे सभी बच्चे, चाहे वो कुछ जो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो कम बुद्धि के हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, सभी बच्चों को समता भी दी जा रही है। समता मतलब उनको जो है वो एक समान अधिकार भी दिए जा रहे हैं, और उनको, हाँ अब आपका आंसर जो है वो राइट हुआ है, और उनको समान अवसर भी दिया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें देखिए, आप शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि दो
जो आपके ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आप लोग हटा लेते, ठीक है ना, 2 ऑप्शन जो है आपको आराम से हटा लेंगे, लेकिन 2 जो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा वो आपका 2 ही क्वेश्चन, 2 ही आपका ऑप्शन जो होता है उसी में आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसलिए शब्दों पे जो है वो विशेष ध्यान दीजिए। अब अगला है आपका, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि जो सूचनाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं उनकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर जब बच्चा सोच रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिक्रियावादी सोच, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सी अमूर्त सोच, या ऑप्शन नंबर डी मूर्त सोच। हाँ, ठीक है, चलिए। क्या होगा यहाँ पर? अपने जो सूचनाएं दी गई हैं उनकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पे, कहने का मतलब जो है पूर्व में उस समस्या से संबंधित जो है उसने जो है वो उसके जो है अनुभव प्राप्त हुए हैं, उस समस्या के इर्द गिर्द वो पहले से जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसका सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। उसी के आधार पर जब वो अपने जो समस्या का समाधान कर रहा है या व्याख्या कर रहा है उसी की बात इसमें की जा रही है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दीजिए, ऑप्शन नंबर डी का, क्वेश्चन डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त सोच, मूर्त सोच, ठीक है। देखिए, सही हो गलत हो कुछ भी हो, आपको जो है वो आंसर जरूर करना है। अगर आप अब नहीं आंसर करेंगे, अब सही गलत होने पे आप लोग डरेंगे, तो ये सही नहीं है ना। गलत होगा तो क्या आपको कोई ऐसा तो नहीं कि कोई आपके पास कोई आपको कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, कोई आपको कुछ भी बोल देगा, कुछ, बिल्कुल बिना झिझक के आपको आंसर करना है, ठीक है ना। आप सही होंगे तो आप जो है आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। आप गलत होंगे तो एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक से संबंधित जो है आप चीजें आप जानेंगे, अगली बार उससे संबंधित जो है वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आंसर जरूर करिए, ठीक है ना। सी कैसे? अमूर्त सोच नहीं, यहाँ पे देखिए मूर्त सोच इसलिए होगा क्योंकि हमें जब जो चीजें हमें भौतिक रूप से, भौतिक वस्तुओं के रूप में, अनुभव के रूप में हमें पहले से प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना, वही अनुभव को क्या करना है, फिर उसी से अनुभव के साथ साथ जो है उसी का समाधान हमें करना है। तो वो क्या है हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मूर्त हो जाएगा, अमूर्त नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब है आपका, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार की बात की जा रही है और यहाँ पर क्या है, बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। जो शिक्षक है वो कैसा करके? प्रदर्शन, मॉडलिंग करके, ठीक है ना। हाँ, अब आपका राइट आंसर हुआ है। चलिए, तो पहला है आपका अनुकरण, दूसरा है आपका अवलोकन, और तीसरा है आपका संशोधन, और चौथा है आपका प्रतिरूपण। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका बताइए ये किस प्रश्न से लिया गया है, ये किस टॉपिक से लिया गया? हम लोगों ने पहले बहुत डिस्कशन किया है। ये जो आपका सिद्धांत है, इस सिद्धांत से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा भी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ही, ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी है। तो बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पे ये प्रश्न आपका बना है? चलिए, अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को
का जो है वो अनुकरण करना, किसी भी चीज को जो है जो कहते हो हम, जब हम अपने ऊपर जो है वो लागू कर लेते हैं वो अनुकरण में आएगा। अवलोकन, अवलोकन की बात हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, हम किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, ठीक है ना, तो अनुकरण यहाँ पे नहीं होगा, अनुकरण यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ संशोधन, हम संशोधन जब पहले से कार्य कर रहे हैं और उसमें कुछ नई चीज जोड़ रहे हैं, कुछ चीजें हटा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे प्रतिरूपण, मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिरूपण इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कि जब कोई भी चीज हम मॉडल बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, वही चीज क्या होती है, हम प्रदर्शन देकर के चीजें हम जब सिखाते हैं, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट तुरंत आप लोग अपने मैसेज जो है वो डिलीट करते हैं, है ना। चलिए, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है ना। बच्चे स्वयं एकदम से देखिएगा आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रिल और अभ्यासकार, दूसरा है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, और तीसरा है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, और चौथा है आपका समस्यात्मक प्रकार का कार्य। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए आप लोग। चलिए आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका जो आपने देखा होगा, यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, स्वयं आनंद लेते हुए अपने अनुभव प्राप्त, मतलब बच्चा जब स्वयं से काम कर रहा है उसको उस चीज में आनंद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सीडीपी मैं ही पढ़ा रही हूँ, आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, कोई निर्माण नहीं कर रहा है, अनुभव प्राप्त कर, उसे क्या कर रहा है, वो किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, यहाँ पर ड्रिल और अभ्यास कार्य नहीं कर रहा है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य का कहने का मतलब वो जो बच्चा है वो स्वयं से कोई कार्य कर रहा है, उसमें उसको आनंद मिल रहा है, वो चीजें वो सीख रहा है, उसी अनुभव के द्वारा वो कार्य कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब 13 क्वेश्चन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो वो शामिल करना, उसका क्या क्या, उसका क्या जो है वो परिणाम होगा उसकी बात की जा रही है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल करने से जो है विद्यालयों का या समाज का, इन सभी चीजों का उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसी की बात की जा रही है। तो फटाफट आंसर कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। एक काल्पनिक लक्ष्य है, बिल्कुल नहीं, ये जो है ये अभी लागू भी है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। हानिकारक कैसे है भाई, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, नहीं बिल्कुल नहीं, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें जो है हमारी योजनाएं और भौतिक और जो चीजें हैं उन, वेरी गुड, वेरी गुड।
ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है आपका, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है आपका, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा ऑप्शन है आपका, आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। और तीसरा है आपका, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका, आकलन तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे जो है वो भार और चिंता का संचार ना हो। तो देखिए इसमें कूट वाला दिया हुआ है, आपको इसमें दो आंसर जो है वो आपको करने हैं, ठीक है ना। संदीप जी किस चीज का आप डी दे रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या है, कौन से कथन सही है, ठीक है ना। क्या आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके, ठीक है ना। उनमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, ठीक है। और शिक्षक उनके अनुसार जो है वो उनका जो है वो सुधार कर सके, ठीक है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, ठीक है ना। यहाँ पे तुलनात्मक मूल्यांकन की बात की जा रही है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगन का भी है, ठीक है ना। बोधन का मतलब आपने कोई भी किसी भी ज्ञान का जो है उससे संबंधित जो है आपने बोध प्राप्त कर लिया हो, आप उसको समझ लिए हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, आकलन तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भार हो और चिंता का संचार ना हो। चलिए संदीप जी किस चीज का आंसर आप डी दे रहे हैं? डी में बी और डी है, बी और डी है। कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। सही की बात की जा रही है तो बी और डी को देख लेते हैं। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलना, देखिए यहाँ पर तुलनात्मक मूल्यांकन कहा जा रहा है। तुलनात्मक मतलब क्या एक बच्चे से दूसरी बच्चे से तुलना कर देंगे तो वो मूल्यांकन सही होगा? नहीं। जब आप मूवी 3 इडियट देख रहे थे, ठीक है ना, जब आपने 3 इडियट देखी होगी, वहां पर जो आपका रैंचो होता है वो क्या बोलता है, अपने प्रिंसिपल से बोलता है ना कि सर अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है तो वो क्या होता है, उस कमी को क्या करते हैं हमें बताना चाहिए, ना कि उसको हम जो है बाहर जो है वो लोगों से बताएं, ठीक है ना। आप उस कमी का, क्योंकि उस कमी को दूर करने वाला स्वयं मैं हूँगा, तो इसलिए आप जो है पर्टिकुलर किसी बच्चे को बताइए अगर उससे संबंधित कोई कमी है या वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी और डी अगर बोला जा रहा है तो बी, यहाँ पे तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप बोलते भी है ना कि देखो उस बच्चे को वो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो बहुत गलत चीज निगेटिव वर्ड में आ गया ना। और डी आपका क्या कह रहा है, आकलन तब तक उद्देश्य पूर्ण जब तक उसमें भय भय और चिंता, भय और चिंता, तो ये तो आपके निगेटिव वर्ड है ना। क्या आप बच्चे को डरा के आप उनको चिंता देकर के कोई काम कर सकते हैं? नहीं ना, बल्कि स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। तो जहां पे बी और डी है, देखिए बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी और डी इसका है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, ठीक है ना, कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक उनके मतलब किसी बच्चे की में क्या जो है वो क्या योग्यता है उस योग्यता से संबंधित कार्य कर सके, ठीक है ना। और दूसरा है सी में है
स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि हाँ केवल और केवल वो रट्टा मार जो है वो सिर्फ ना सिखाए बल्कि बच्चे में हमें सोचने चिंतन की चीज बोधन की चीज, ठीक है ना, वो चीज का जब हमें ज्ञान करवाएगा शिक्षक अपने आकलन में या बच्चे का वो आकलन होगा तो बच्चे का जो होता है वो क्या होता है बहुमुखी विकास, उसका सोचने का दायरा जो होता है वो क्या होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, संज्ञान और संवेग, ठीक है, संज्ञान हमारा जो जो बौद्धिक विकास से संबंधित है, संवेग जो हमारी भावना से संबंधित है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। संज्ञान संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले ही जो आपका क्वेश्चन आया था उसी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था संज्ञान और संवेग के बारे में। तो चलिए बताइए आप लोग, संज्ञान और संवेग के बारे में बताइए। संज्ञान और संवेग के बारे में बताइए। सही यहाँ पे पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा, क्योंकि संज्ञान और संवेग जो होते हैं जुड़े होते हैं। जब आप बौद्धिक रूप से जो क्या है आपका जो है वो स्ट्रांग होंगे तो संवेगात्मक रूप से भी आप में स्ट्रांग होने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए आप जो है वो अभी क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे का रिजल्ट जो होता है वो निगेटिव आ जाता है तो क्या वो उसको उसके अंदर संवेगात्मक जो है वो हीनता तो नहीं बोलूंगी लेकिन संवेगात्मक रूप से कमजोर नहीं महसूस करता है, उसको बुरा लगता है, कहीं भी वो चला जाए कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी उसको बुरा लगता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए अगला है आपका पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अब फटाफट मुझे आप लोग ये आंसर बताइए कि ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, ये आपको मैंने बहुत बारी बताया है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका पहले राइट आंसर कीजिए तब मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है ना, चलिए अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, ठीक है ना, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन होगा, यह लक्ष्य उद्दीप्त व्यवहार की योग्यता होगी या दूसरे के दृष्टिकोण को समझाने की योग्यता होगी। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है कब से कब तक होती है। ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक की पूछी जा रही है और ये किसने दिया था, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को, मेरा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ये जो अवस्थाएं हैं ये किसने दी थी, ये अवस्था किसने दी थी और ये इस अवस्था में जो है वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अब मुझे बता दीजिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पूर्व
पूर्व संक्रियात्मक काल कब से कब तक चलता है? कब से कब तक चलता है? 2 से 7 साल तक की अवस्था जो होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष तक जो होती है वो संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद की ये जो अवस्था है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये जो है इसको देने वाले कौन है? प्याजे महोदय हैं, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन कैसे? अमूर्त चिंतन तो ये जो है ये तो सबसे, जब आपकी लास्ट जो है अवस्था होती है, ठीक है ना, अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना। ये जो है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ठीक है ना, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ठीक है। यहाँ पे 16 जो है, 16 का, ओ सॉरी भाई, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना, वही मुझे लग रहा था, ठीक है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए जो 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, वहां पे जो बच्चा होता है उसके जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? लक्ष्य से संबंधित ही उसके व्यवहार होते हैं। उसका जो उद्देश्य होता है उसी से संबंधित वो अपने कार्य करता है, ठीक है ना। 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि मुझे जो है मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, बस, ठीक है ना, मेरा जो कार्य है वो पूरा हो जाए, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है, ठीक है ना। माध्यमिक विद्यालय की बात की जा रही है, ठीक है ना। और माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की क्या भूमिका है उसका वर्णन जो हो रहा है उसकी व्याख्या की जा रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। दूसरा है आपका, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, ठीक है ना। तीसरा है आपका, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, ठीक है ना। यहाँ पर माध्यमिक जो बच्चे हैं, कहने का मतलब बच्चों में ज्ञान की समझ हो गई है, बोध पर वो आ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसकी बात की जा रही है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। वेरी गुड तबस्सुम जी, यास्मीन जी, आप सभी का आंसर जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। किसको बदलना है? बच्चे को, व्यवस्था को या बच्चे को, परिवेश को या परिवार को, या बच्चे को या परिवेश को। तो देखिए यहाँ पे परिवार की बात तो की नहीं जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे परिवेश की बात तो की जा नहीं रही है, व्यवस्था की बात तो की नहीं जा रही है। तो हमें क्या करना है, जो है हमारा, सॉरी, बच्चे, हम देखिए समावेशी में जो है वो बच्चे को तो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हम उसके अनुरूप व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जो है, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए कम सीख पा रहा है, उसमें सीखने की स्मरण शक्ति थोड़ी सी कम है या बहुत ज्यादा है, या कोई वो शारीरिक रूप से उसमें कोई कमी है, तो हम उस कमी को तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन उससे संबंधित जो आवश्यक सुविधाएं हैं
उनको दे सकते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हमें जो है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बनाना है। आप देखिए हर प्राइमरी विद्यालय में, ठीक है ना, हर प्राइमरी विद्यालय में बच्चे जो होते हैं, एक स्लाइड जो है वो बनाई गई है ना विकलांग बच्चों के लिए, कि जो बच्चे विकलांग हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आगे से वो गलत ना हो, इसी चीज की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ, इसीलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम जो है वो सुविधाएं, अब बच्चे को मान लीजिए दिख रहा है, ठीक है ना, और उसको कम दिख रहा है, तो क्या है, बच्चे को आगे कर देना क्लासरूम में, ये बच्चे को सुनाई देने में कोई दिक्कत हो रही है, उससे संबंधित जो है वो करवाना। चलिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति पोषण विवाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रकृति से क्या मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है ना। दूसरा है आपका जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तीसरा है आपका एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। चौथा है आपका भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो यहाँ पे प्रकृति से संबंधित जो है वो पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दीजिए। कैसे ए दे रहे हैं भाई, ए कैसे दे रहे हैं, एक को लॉक कैसे करें जब एक गलत है। तो एक बार फिर से चेक करिए अपना आंसर, ए को लॉक नहीं कर सकते भाई। हमारे आसपास का प्रकृति की बात की जा रही है, ठीक है ना। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, प्रकृति पोषण, आपका वंशानुक्रम और वातावरण की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये जो प्रकृति जो है, जो आपको जन्म के समय जो आपको अपने पूर्वजों से जो गुण मिल गए हैं वो आपके प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। वंशानुक्रम की बात की जा रही है, अनुवांशिकता की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। वो प्रकृति नहीं जो आप प्राकृतिक वातावरण की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। किसी के चक्कर में करेंगे ना तो ऐसे ही गलत होगा। आप अपने आप में सब सही हैं, ठीक है। चलिए, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। तीसरा है आपका बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है आपका पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, उनके कार्य को जो है प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। 20 का सी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्योंकि हम जो है वो अंक की बात, जहां पर अंक लाने के लिए ही हम स्पर्धा नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दंड आ गया, ये आपका निगेटिव हो गया, और जो है यहाँ पर जो है आपका क्या करना है, और कठोर मानदंड को भी ला के कार्य नहीं करवाया जा सकता, ठीक है।
समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ठीक है ना। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइएगा कि ये किस चीज से, किस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्न है। ठीक है, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन है आपका सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। और ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। और ऑप्शन नंबर डी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको देखना होगा कि यहाँ पे समान आयु के जो बच्चे हैं उनकी आकृति है, योग्यता है, स्वभाव है, रुचि है, प्रवृत्ति है, उसमें अंतर होता है। एक कक्षा में देखिए, एक क्लासरूम में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। आप लोग के आंसर बहुत जल्दी आ जा रहे हैं मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी को वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही हैं, ठीक है ना। तो बच्चों में क्या होती है, विभिन्नता होती है, बहुत सारे, सबकी रुचियां अलग होती हैं, सबकी शारीरिक क्षमताएं अलग होती हैं, सबका स्वभाव अलग होता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके जो है उनका विकास का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। क्रियात्मक शोध, ठीक है ना, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ठीक है ना, सुधार की जाएगी। दूसरा है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। और चौथा है आपका शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो देखिए, क्रियात्मक शोध की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर कीजिए 22 का ए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जब क्रियात्मक शोध होता है, ठीक है ना, आप सभी के आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं कि ये ए क्यों है। क्रियात्मक शोध होता ही है कि आपकी कोई समस्या है, उस समस्या का जब हम तुरंत समाधान निकालते हैं, ठीक है ना, तो वही हमारा क्या होता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बच्चों की समस्या है जहां पर देखिए सुधार आ जाएगा, ठीक है ना, जहां पर सुधार की बात आ जाएगी वहीं पे आपका क्रियात्मक शोध आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरा है आपका पढ़ाना बंद कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे। या ऑप्शन डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अचानक सभी बच्चों की बात की जा रही है कि ना, क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं और सभी जो बच्चे हैं वो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी के जो है आंसर सही है। हाँ, इसका मतलब आप लोग जो है वो अपना जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद करूंगी कि आप ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि क्या उसका कारण है और उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है,
सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो है आपके एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपके या तो सीधे सीधे पूछ लेगा या उससे संबंधित जो है वो आपको घुमा के पूछ लेता है। कई बार जो है आपके ऐसे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी से संबंधित जो है आपका प्रश्न आया है, यहाँ पे पद पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और कौन सा, प्रथम पद पूछा जा रहा है। पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला है आपका प्रतिपुष्टि, दूसरा है आपका शिक्षण, तीसरा है आपका योजना बनाना और चौथा है आपका प्रस्तावना। देखिए माइक्रो टीचिंग की जो होती है वो एक क्या होती है, एक सर्कल होती है, एक चक्र होता है, ठीक है ना। वो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। प्लान जब बनाएंगे वो बहुत माइक्रो टीचिंग क्या होती है, एक शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए होती है। उसमें जो होते हैं आपके स्वयं के 4 या 6 बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और वही बच्चे जो होते हैं, कक्षा अध्यापक जो होते हैं, वही बच्चे जो है आपका अवलोकन करेंगे। आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपका अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो उसी से संबंधित जो है वो आपका प्रश्न है। तो आपका पहले क्या करेंगे, आप पहले योजना बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस प्लान के अनुसार जो है आप अपनी टीचिंग करेंगे, ठीक है ना। और टीचिंग के बाद फीडबैक लेंगे। फीडबैक और रेनफोर्समेंट दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। फीडबैक क्या होता है, जब आपकी कमियां भी बताई जाए और आपकी कुछ अच्छाइयां भी बताई जाए, ठीक है ना, तो वो फीडबैक के अंतर्गत आता है। तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद जब जो कमियां आपको बताई गई हैं उस कमी को दूर करते हुए आप फिर से रीप्लान करते हैं, पुनः से जो है वो योजना बनाते हैं और फिर जो है उस योजना के बाद पुनः टीचिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरी जो है माइक्रो टीचिंग की सर्कल हो जाती है। और वेरी वेरी आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप सभी को जो है आंसर पता है। कहने का तात्पर्य आपके दिमाग का, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, ठीक है ना। सबसे कम की बात की जा रही है। अच्छा ये आपका देखिए, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगोत्स्की की हैं। भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने कहा है। भाषा वातावरण में उद्दीपक है, ये स्किनर का मानना है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने माना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे कम जो है वो पूछा जा रहा है कि कहने का मतलब कि उस समस्या से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कौन है जो उसकी संभावना या उससे कम रिलेट कर पा रहा है, उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो भाषा के बारे में वाइगोत्स्की ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने विचार से ज्यादा जो है वो भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम की बात की जा रही है। अब भाषा विचार पर आधारित है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो है वो संज्ञानात्मक विकास की बात जो है वो आयु के आधार पर पियाजे ने माना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये भी जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला है आपका, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। बिल्कुल चॉम्स्की का भाषा विकास जो है ये यही कहता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं, क्योंकि इसमें इसका गलत पता करना है, गलत देखना है। तो जो बीएफ स्किनर है वो जो है वो क्या भाषा को नहीं मानते हैं, भाषा के बारे में उन्होंने उद्दीपक को नहीं माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बी कैसे दे रहे थे भाई आप लोग, बी कैसे दे रहे थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्याजे तो बताते हैं ना कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो जो है वो क्या है, आयु के साथ जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना। उन्होंने उस पे अपना अपना थ्योरी भी दी थी, अपना सिद्धांत भी दिया था। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, ठीक है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लाभांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित करने की सर्वाधिक संभावना है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 बच्चे हैं, एक जो है वो दोनों जो है वो जुड़वा है, एक को जो है वो धनी वर्ग में रखा गया, दूसरे को निर्धन वर्ग में रखा गया, और 1 साल बाद उनमें जो है वो देखा गया कि दोनों की बुद्धि में कोई अंतर आया है या नहीं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में प्रश्न हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तीसरा है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लाभांक को प्रभावित नहीं करता है। और चौथा है आपका निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। इसका जो बुद्धि होती है वो आपके सामाजिक आर्थिक स्तर को प्रभावित नहीं होती है। एक ग्रामीण परिवेश का, एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवेश का भी बच्चा एक अच्छी बुद्धि लाभांक प्राप्त कर सकता है। एक उच्च स्तर के, उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर के बच्चे में भी कम बुद्धि हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का रोने का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला है सामाजिक दुश्चिंता, दूसरा है आपका संवेगात्मक दुश्चिंता, तीसरा है अजनबी दुश्चिंता, और अगला है आपका वियोग दुश्चिंता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दीजिए, 27 का राइट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे जब बच्चा यानी गोद लेने की बात की जा रही है तो समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। अजनबी, यहाँ पर किसी अन्य की बात नहीं की जा रही है, जब बल्कि क्या की जा रही है, उसकी दादी ले रही है, ठीक है ना। तो अजनबी तो वो बिल्कुल नहीं होगा। वियोग दुश्चिंता, वियोग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। संवेगात्मक दुश्चिंता कहने का मतलब जो है बच्चा जो है अपनी माँ के पास ही रहना चाह रहा है। बच्चा जो है अपने माँ के साथ जो है वो संवेगात्मक रूप से ज्यादा जो है वो जुड़ाव महसूस कर रहा है, ये इसलिए जो है वो दादी के पास जाने पे रो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ठीक है ना। फटाफट मुझे आप लोग कमेंट पे बताइए कि कोहलर ने किस चीज पे अपना प्रयोग किया था, और कोहलर के सिद्धांत, अधिगम का जो सिद्धांत था वो उस सिद्धांत को बोला क्या जाता है। फटाफट मुझे आप लोग आंसर कीजिए, बहुत ही आसान है और बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है आपका, जो कई बार आपसे कोहलर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर कीजिए मुझे। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बताइए फटाफट मुझे आप लोग बताइए कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? किस पे किया था कोहलर ने?
चलिए, आप कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोहलर को पढ़ना है, नैतिकता का नहीं भाई, नैतिकता का कोहलबर्ग और कोहलर में फर्क होता है। कोहलबर्ग जो है वो नैतिकता से संबंधित है, कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवादी है, जो जर्मन भाषा की है, जर्मन के थे, ठीक है ना। और इन्होंने सूझ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, चलिए, कोहलर का मानना था कि जब कोई हम समस्या होती है और हमें समाधान निकालना होता है, तो हम उस समस्या की चीजों को सारे पक्ष को देखते हैं, उस पक्ष के सारे पहलुओं पर हम गहन अध्ययन करते हैं, तब जाकर के उस समस्या का समाधान होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा ऑप्शन है आपका अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, और तीसरा है आपका अलगाव, और चौथा है आपका संवेदनशीलता। तो चलिए 29 का अब आपके दो प्रश्न बस बाकी हैं, फटाफट आंसर कीजिए, 29 का आंसर कीजिए। समावेशीकरण की सफलता के लिए देखिए यहां पर समावेशीकरण की, जब हम कहीं पे संवेगात्मक रूप से, संवेदनशील रूप से कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, उस चीज में हम जुड़ जाते हैं, वही क्या है हमारा कार्य क्या होता है। यहाँ पे क्षमता की कहीं बात कहीं नहीं की जा रही है, क्षमता नहीं दिखाना है, अभिभावकों के भागीदारी को नहीं दिखाना है, ठीक है ना, अलगाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जब हम संवेदनशील होकर के किसी भी कार्य को करते हैं, तो हम क्या होते हैं उसमें हम क्या करते हैं उसमें और ज्यादा भावनात्मक हमारा जुड़ाव हो जाता है, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, मानव व्यक्ति परिणाम है किस चीज का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और केवल वातावरण का या केवल अनुवांशिकता का। बहुत ही, मुझे लगता है इस सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि मानव जो व्यक्ति है उसके जो विकास है उसके अंतर्गत जो है वो आपका क्या चीज महत्वपूर्ण है, किन चीजों से महत्वपूर्ण वो मानव व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो केवल अनुवांशिकता के कारण ही तो नहीं होता उसका विकास, और ना ही केवल वातावरण के द्वारा होता है, पालन पोषण और शिक्षा के द्वारा भी नहीं होता, बल्कि उसकी अनुवांशिकता, बालक की अनुवांशिकता और वातावरण, यही दोनों मिलकर के एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं, कल मैं फिर इसी समय कुछ नए प्रश्न लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच, ठीक है ना।